सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ अ परफेक्ट वर्ल्ड एंड आई होप कि तुम लोग बहुत ही ज्यादा अच्छे और मजे में होगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कहना चाहूंगी कि अगर इससे पहले के एपिसोड अभी तक चेकआउट नहीं किया है तो पहले जाओ और जाके उसे देख लो, वरना यहाँ तुम्हें कुछ समझ नहीं आने वाला। और अगर तुमने देख लिया है तो बिना किसी देर के आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। सो होमीज, जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था जहाँ पे शी हाओ और हे वूशुआंग के बीच में एक जबरदस्त बैटल होती है जिसमें नतीजा यहाँ पे ड्रॉ निकलता है और यहाँ पे शी हाओ फाइनली उस इमॉर्टल सूत्र को यानी कि उस इमॉर्टल स्कल्पचर को भी पूरी तरीके से अचीव कर लेता है। लेकिन उसके बस 5 फॉर्म्स ही उसे यहाँ मिल पाते हैं, बाकी के 4 उसे लैंड ऑफ इमॉर्टल्स के यहाँ जाके मिलेगी। अब यहाँ पे शी हाओ को ये भी पता चलता है कि हे वूशुआंग अभी भी जिंदा है। साथ ही उसे ये भी पता चलता है कि इस बार जब उसका सामना उससे होगा तो उसके पीछे बहुत बड़ा खतरा भी है जो कि उसे चेस करता हुआ एक दिन शी हाओ के सामने आएगा। और अब आगे सो होमीज, हमारे इस एपिसोड की स्टार्टिंग में ही हम उस इमॉर्टल माउंटेन के बाहर का सीन देखते हैं जहाँ पर इमॉर्टल एकेडमी के अलावा जो दूसरी एकेडमी थी उनके डिसाइपल्स मौजूद थे और ये सभी लोग कह रहे होते हैं कि इतना टाइम बीत चुका है लेकिन हुआंग अब तक बाहर नहीं आया, और जिसका मतलब यही है कि वो मारा जा चुका है। वैसे भी एक फोर्बिडन लैंड में कोई भी टिक नहीं सकता। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि इनकी बोलती तब बंद हो जाती है जब शी हाओ उस जगह से बाहर आता है। उसे देखते साथ ही ये लोग कहने लगते हैं कि एक ऐसी जगह है जहाँ पर इमॉर्टल डेविल्स के घोस्ट मौजूद है, ये वहाँ से सर्वाइव करके कैसे बाहर आ सकता है। कि तभी शी हाओ उन्हीं हीरोइक स्पिरिट बर्ड्स को देख रहा था जो कि यहाँ से जा रही थी। यहाँ पे दूसरे बंदे कहने लगते हैं कि क्या उसे डिवाइन पनिशमेंट से डर नहीं लगता कि वो छाती चौड़ी करके ऐसे बाहर आ रहा है। साथ ही वो लोग फील कर पा रहे थे कि उसकी ऑरा भी पहले से ज्यादा टेरिफाइंग हो चुकी है। कि तभी यहाँ पर वो जो एल्डर थे यानी कि जो गार्डियन भी है, वो उन्हें भी अपनी आंखों पे यकीन नहीं हो रहा था कि वो यहाँ से सही सलामत वापस निकल आया है। इसी दौरान हम यहाँ पर इमॉर्टल एकेडमी के कुछ लोगों को देखते हैं जहाँ पर वो अपने बंदों को इशारा करता है और उसके बंदे इशारा पाते ही यहाँ से गायब होने लगते हैं। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि शी हाओ के नीचे अचानक से एक फॉर्मेशन बनने लगता है। कि तभी यहाँ पर बहुत बड़ी बड़ी कड़ाकेदार बिजलियां आसपास के माउंटेन्स पर गिर रही थी, जिसे देखते साथ ही एक डिसाइपल कहता है कि जरा देखो, इमॉर्टल घोस्ट इसे सजा देने के लिए आ गए हैं, चलो यहाँ से निकलो, यहाँ पे एक पल भी रुकना खतरे से खाली नहीं, चलो जल्दी से यहाँ से जान बचा के निकलो। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि सभी लोग अपनी शिप को उल्टी तरफ दौड़ाना शुरू कर देते हैं और यहाँ पे जो इमॉर्टल एकेडमी की शिप थी वो भी पीछे की तरफ जाने लगती है। वो जो एल्डर थे अब वो भी पीछे की तरफ जाने लगते हैं, लेकिन तभी वो जब मुड़ के शी हाओ को देखते हैं तो शी हाओ ने यहाँ पर उस थंडर एनर्जी को इन सभी पर गिरने से रोक रहा था। ये देखकर वो एल्डर कहने लगता है कि आखिर तुम क्यों हमारे लिए इतनी मुसीबत ले रहे हो, बेहतर यही होगा कि तुम यहाँ से चुपचाप चले जाओ। ये कहते साथ ही वो यहाँ उस क्लाउड पे अटैक करते हैं ताकि शी हाओ को थोड़ी बैकअप मिल जाए। कि तभी एंड किंग यहाँ पर हवा में पंचेस मारता है और जो पर्पल मिस्ट होती है उसे इसमें कुछ अजीब सा नजर आता है और जैसे ही मिस्ट हटता है यानी कि वो जो पर्पल मिस्ट जैसे ही हटता है तो उसे यहाँ पे कुछ अजीब सी चीजें फ्लोट करती हुई नजर आती है। सुनते साथ ही शी हाओ अपनी डिवाइन सेंसेस का यूज करता है और अपनी स्पिरिचुअल आई को ऐड करता है तो वो पाता है कि यहाँ पर पीछे से कोई इस अटैक को कंट्रोल कर रहा है, जिसके साथ ही शी हाओ की आंखों में हमें किलिंग इंटेंट नजर आता है। वो कहता है कि असल में कुछ चूहे हैं जो कि जब तक मार नहीं खाएंगे तब तक पास थोड़ी आएंगे, वो लोग पीछे से चल रहे हैं। अब यहाँ पे शी हाओ अपने उसी थंडर ड्रैगन को समन करता है और सीधा आसमान की तरफ उसे भेजता है जो कि यहाँ पर इस पूरे के पूरे स्पेल को बाइंड करने की कोशिश करती है और तभी इतनी पावरफुल और टेरिफाइंग ऑरा को रिलीज करता है कि आसपास का फॉग यहाँ पे छटने लगता है। लेकिन फिर अगली पल शी हाओ और जो एंड किंग है ये दोनों खुद को उसी पर्पल बॉल के अंदर ट्रैप हुआ पाते हैं और एंड किंग चिल्लाते हुए कहता है कि आखिर किसमें इतनी दम जो कि इस राजा को मारना चाहता है। और अगली बार शी हाओ और एंड किंग दोनों खुद को एक बहुत बड़े से फ्लावर के अंदर पाते हैं और इस फ्लावर को एक बंदे ने थामे हुए था जो कि वैंग फैमिली का फाउंडिंग एंसेस्टर है। और वो कहने लगता है कि हुआंग, क्या तुम्हें पता है कि तुम्हारा जुर्म क्या है? जिस पे शी हाओ कहता है कि आखिर इन सब का क्या मतलब? कि तभी पास खड़ा बंदा कहने लगता है कि हुआंग, तुम्हें पता होना चाहिए था कि जो तुमने किया है उसके लिए एक ना एक दिन तुम्हें इसकी सजा जरूर मिलेगी। तुमने जो हमें सेलेस्टियल एकेडमी के सामने ह्यूमिलिएट किया था हम उसे भूले नहीं है। जिस पे शी हाओ समझ जाता है कि ये लोग वैंग फैमिली से बिलोंग करते हैं। अभी यहाँ पे वो कहने लगता है कि तुम बेशरम फिर से मुंह उठा के आ गए। ये कहते साथ ही वो उस पे अटैक करता है, लेकिन यहाँ पे ये जो बैरियर लगा हुआ था इसे तोड़ के बाहर निकल पाना शी हाओ के बस की बात नहीं लग रही थी। कि तभी यहाँ पे वो जो एंसेस्टर था वो कहने लगता है कि नन्हे दोस्त, इतना ज्यादा उछलने की जरूरत नहीं है, वैंग फैमिली ने जो भी किया उसके पीछे उनका रीजन भी है। वैसे भी तुम काफी ज्यादा यंग हो, तुम्हारे पास एक ऐसा टैलेंट है जो कि आम लोगों में दिखाई नहीं देता और मुझे यकीन है कि फ्यूचर में तुम मेरी वैंग फैमिली के लिए बहुत बड़ी मुसीबत बनने वाले हो, इसलिए मुझे तुम्हें तो निपटाना हो गई। और मेरे एक्शंस को गलत मत समझना, क्योंकि जितनी भी बड़ी फैमिलीज है वो अपने सामने आने वाले खतरे को उसी वक्त कुचल देती है, इससे पहले कि वो फ्यूचर में उनके लिए बड़ा खतरा बने। जिस पे शी हाओ हंसता है कहने लगता है कि वो तुम लोग हो जिसने कि मुझे जबरदस्ती उस प्रीमोर्डाइल माइंड में धकेला था, मुझे एक नौकरों की तरह ट्रीट किया गया और यहाँ पर मुझसे कह रहे हो कि अब तुम मुझे मिटा दोगे, वो भी पूरी तरीके से। तुम लोगों को जरा भी शर्म नहीं आती? तुम्हें डर नहीं कि जब लोग
लोगों को पता चलेगा तो वो क्या सोचेंगे। यहाँ पे ये सुन के वो कहता है कि हमें कौन देखेगा और हमें कौन जज करेगा और किसे पता चलेगा। लोगों को तो यही लगेगा कि हेवन ने तुम्हें डिवोर कर लिया, कि बेचारा हुआंग जो कि उस फॉरबिडन एरिया में गया था जहाँ पर हेवन के केओस ने उसे पूरी तरीके से एलिमिनेट कर दिया। लेकिन सबको यही लगेगा कि हमारी वैंग फैमिली ने तुम्हारी मदद करने की कोशिश की पर वो तुम्हें बचा नहीं पाई। जिस पे शीहाओ कहता है कि अपनी बकवास बंद करो, तुम लोग सबकी आंखों में धूल झोंक सकते हो लेकिन ग्रैंड एल्डर की आंखों में तुम लोग धूल नहीं झोंक सकते। उन्हें पता चल जाएगा कि ये सब कुछ तुम्हारा किया धरा है। कहते साथ ही वो अपनी कुन-पेंग टेक्निक का यूज करता है लेकिन उसका भी कुछ खास असर नहीं पड़ता कि तभी दूसरे बंदे का फिगर उसके सामने अपीयर होता है। वो कहता है कि जिस दिन हमने तुम्हें सेलेस्टियल एकेडमी के अंदर प्रोवोक किया था उस दिन से ही तुम हमारे टारगेट पे थे और अगर आज उस बुढ़े को पता भी चल जाए कि हमने तुम्हें मारा है फिर भी वो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि वो छोटे मोटे लोगों को तो मिटा के रख देगा, उन पे अपना गुस्सा उतारेगा लेकिन वैंग फैमिली के एंसेस्टर पे हमला करेगा कभी नहीं। अभी यहाँ पे शी-हॉक गुस्से के साथ उसके फिगर पे अटैक करता है जिससे वो डिसअपीयर हो जाता है और तभी यहाँ पे वैंग फैमिली का जो फाउंडिंग एंसेस्टर है वो कहने लगता है कि मेरे पास बस गिनती के दिन बचे हैं लेकिन मरने से पहले मैं तुम्हारे जैसे एक पर्ललेस जीनियस को अगर अपने साथ में ले जाने में कामयाब होता हूँ तो ये वर्थ इट होगा। लड़के अपनी किस्मत को चुपचाप एक्सेप्ट कर लो। ये सुनकर दूसरा बंदा हंसता और कहने लगता है कि एंसेस्टर अब अपना टाइम जाया करने की जरूरत नहीं है, जल्दी से इसे कुचल दो ताकि क्योंकि बल आकर हमसे रहम की भीख मांगे। ये सुनकर फाउंडिंग एंसेस्टर को गुस्सा आता है और वो कहने लगता है कि क्या तुम्हारा दिमाग खराब है, अगर मैंने ऐसा किया तो ये तो मर जाएगा और इसे मारना बहुत आसान भी है लेकिन मैं उस इमॉर्टल स्क्रप्चर को डैमेज नहीं करना चाहता, यहाँ तक कि उसके लिए मैं 10,000 जिंदगी भी कुर्बान कर सकता हूँ लेकिन मैं उसे डैमेज नहीं कर सकता। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि एंड किंग को बहुत गुस्सा आता है और वो पंचेस करते हुए कहता है कि तुम लोगों को अकल कब आएगी कि हमारे पीछे फॉरेन रियलम पड़ा हुआ है हाथ धो के, वो कभी भी हम पे हमला कर सकता है और यहाँ पे तुम्हारी आपस की लड़ाई झगड़े खत्म नहीं हो रहे। तुम्हें क्या पता कि तुम यहाँ पर अपने ही डिफेंसिव पिलर को डिस्ट्रॉय करने में लगे हुए हो, अगर वो लोग आज यहाँ पे आ जाते हैं ना तो तुम्हें कोई बचा नहीं पाएगा। अभी हम देखते हैं कि इस बुढ़े की अकल में कोई बात नहीं जाती हो। यहाँ पे कहने लगते हैं कि क्या बात है, एक प्योर ब्लड लाइन वाला बीस्ट, फ्यूचर में ये मेरी वैंग फैमिली के लिए ब्लड का सोर्स बनेगा। ये कहते साथ ही वो जोर जोर से हंसता है और कहने लगता है कि रही बात उस क्लैमिटी की तो मैं बता दूं, चाहे हेवन कोलैप्स हो जाए या धरती बर्बाद हो जाए या फिर हर एक लिविंग क्रिएचर को सफर ही क्यों ना करना पड़े, लेकिन मेरी वैंग फैमिली का इन सबसे क्या लेना देना। ये कहते हुए वो जोर जोर से हंसना शुरू कर देता है। जब तक मेरी वैंग फैमिली सरवाइव कर रही है तब तक अगर ये 9 हेवन एंड अर्थ भी कोलैप्स कर जाए, ये डिस्ट्रॉय हो जाए, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता और ना ही ये मेरे लिए मैटर रखता है। यहाँ पे ये सुन के शी-हॉक को बहुत गुस्सा आता है और वो कहने लगता है कि अब मैं समझा कि इमॉर्टल एरा में जो हार हमें मिली थी, जिसका सामना हमने किया था, वो तुम्हारे जैसे पैरासाइट की वजह से ही हुआ था। हाँ, क्योंकि तुम जैसे दीमकों को हम पालते हुए आ रहे थे और एंड में तुम लोगों ने हमारा साथ छोड़ दिया। यहाँ पे वो फाउंडिंग एंसेस्टर कहने लगता है कि बच्चे तुम बहुत नादान हो, क्योंकि हर एक इमॉर्टल फैमिली के सरवाइव करने के अपने अपने मेथड्स होते हैं। हम भले ही मुंह से शांति और समझौते की बात करते हैं लेकिन हमें बस अपने फायदे से मतलब होता है। यहाँ पे शी-हॉक उसके फिगर्स पे अटैक करता है लेकिन उसके ये इल्यूजनरी फिगर्स पे उसका कुछ खास असर नहीं पड़ता कि तभी शी-हॉक कहता है कि तुम्हें क्या लगता है अगर फॉरेन रियलम के साथ तुम लोग हाथ मिला लोगे, उनके साइड जाके मिल जाओगे तो क्या वो तुम्हें छोड़ देंगे। यहाँ पे वो एंसेस्टर कहने लगता है कि अगर तुम्हें इतनी ही परवाह है तो क्यों ना तुम मुझे वो चीज दे दो जो तुम्हें उस फॉरबिडन लैंड में मिला था और जिसके बाद तुम हमारी वैंग फैमिली की जो फोर्स है उसे जाके ज्वाइन कर लो, जो कि उस फ्यूचर थ्रेट्स के अगेंस्ट काम आने वाली है। यहाँ पे शी-हॉक अपने पावर को एक्टिवेट करता है और गुस्से के साथ कहता है कि तुम्हारे जैसे लोगों का यहाँ पे होना हमारे लिए सबसे बड़ा खतरा है और ग्रेट एल्डर को तो सबसे पहले वैंग फैमिली को मिटा के रख देना चाहिए। इसी के साथ शी-हॉक सामने वाली वॉल पे अटैक करता है। अब यहाँ पे हम बाहर से देखते हैं कि ये फ्लावर ग्लो करने लगता है और ये एंसेस्टर कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हें मार नहीं सकता। हाँ, मेरे पेशेंस की भी एक लिमिट है, तो बेहतर यही होगा कि उसे मत आजमाओ, क्योंकि एक बार मेरी सटक गई ना तो मैं तुम्हें इतना तड़पाऊंगा कि तुम मौत के लिए मेरे सामने गिड़गिड़ाओगे, लेकिन मैं फिर भी तुम्हें तड़पा तड़पा के मारूंगा, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगा। अब यहाँ पे शी-हॉक उन्हीं 3 चीजों को देखता है जो कि शी-हॉक को वही हीरोइक स्पिरिट लगी थी, लेकिन ये काफी देर से छिपकर शी-हॉक का पीछा कर रही थी। शी-हॉक कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम लोग यहीं पर छिपे हुए हो, लेकिन अगर तुम लोग बाहर आके मेरी मदद नहीं करते तो ये इमॉर्टल स्क्रप्चर के साथ साथ मेरी जो सोल है वो भी डिस्ट्रॉय हो जाएगी। अब यहाँ पे शी-हॉक खुद को सेल्फ डिस्ट्रक्ट करने वाला था कि तभी एक आवाज आती है कि रुक जाओ और अगले ही पल स्पेस में क्रैक ओपन होता है। यहाँ पे एंसेस्टर ने अपना हाथ शी-हॉक को मारने के लिए बढ़ा दिया था, लेकिन तभी उनमें से एक आगे बढ़ता है और उस हैंड को ही डिस्ट्रॉय कर देता है और अगले ही पल यहाँ बाहर इस फ्लावर के अंदर इतना बड़ा एनर्जी फ्लक्चुएशन होता है कि शी-हॉक एक बॉल के जरिए से बाहर आता है और आते साथ ही ये सबसे पहले वैंग फैमिली के उस बंदे के फेस के ऊपर एक जोरदार मुक्का चढ़ता है और कहता है कि तुझे तो मैं सबसे पहले मारूंगा। बंदा चीखते हुए कहता है कि प्लीज एंसेस्टर मेरी जान बचा लीजिए, लेकिन शी-हॉक का ये मुक्का इसे पूरी तरीके से निपटा देता है और इसकी बॉडी बहुत दूर जा गिरती है। इसी दौरान शी-हॉक अपने पास से उस इमॉर्टल नर्चिंग
किंग जेड को निकालता है जो कि उसे मैंग तियानजेन ने गिफ्ट किया था। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि शी हाओ इमीडिएटली उस जेड का यूज करता है जिससे यहाँ पे सभी लोग आ जाते हैं और उन्हें आता हुआ देखकर ये जो जेन सिस्टर है वो कहने लगता है कि जेंटलमैन, हमें हमारी दोस्ती को ऐसे खराब नहीं करना चाहिए। मेरे पास एक रास्ता है, क्यों ना हम सभी लोग उस इमॉर्टल स्क्रिप्चर की कॉपीज बना ले और सभी को एक एक कॉपी मिलेगी। बताओ इस बारे में तुम सबका क्या ख्याल है। बस फिर क्या, ये सुनते साथ ही जितने भी लोग थे वो लोग लालच में आ जाते हैं और अग्री कर जाते हैं। ये देख कर वो जोर जोर से हंसता है। रोयल सिस्टर कहता है कि ठीक है, फिर रही बात इस लड़के की तो इसे मुझ पे छोड़ दो, इससे तो मैं डील करूंगा। ये कहते साथ ही वो शी हाओ की तरफ अटैक करता है और सारे एल्डर्स मिलकर भी शी हाओ की तरफ अपना अपना अटैक कर देते हैं, जो देखकर एंड किंग का तो खून खौल उठता है कि वो इनके लिए अपनी जान को रिस्क में डालने वाला था और शी हाओ इन जैसों के लिए इतनी मेहनत कर रहा है और इन जैसों के लिए ही इस एरा को बचाने की वो कोशिश कर रहा है। अब उसकी सटक जाती है और वो कहता है कि क्या तुम बस ऐसे ही रहोगे, क्या तुम कुछ करोगे नहीं। जिस पे शी हाओ आंखें बंद कर लेता और बहुत ही काम वे में कहता है कि जब हालात खराब हो तो हमें ज्यादा हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है, बेहतर यही होगा कि चुपचाप रह के सिचुएशन को ऑब्जर्व किया जाए। ये सुनकर उसकी सटक जाती है। वो कहता है कि मैं शांत नहीं रह सकता, क्या तुम कुछ करोगे भी या नहीं। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि वो सारे अटैक तेजी से शी हाओ की तरफ बढ़ रहे थे। अब यहाँ पे शी हाओ इमीडिएटली उस जेड को यूज करता है और जैसे वो उसे क्रश करता है, यहाँ पे हम ग्रैंड एल्डर को देखते हैं जहाँ पे पावरफुल ऑरा के साथ उनका फिगर यहाँ अपीयर होता है और वो कहने लगता है कि आखिर किसकी इतनी मजाल कि वो मेरे डिसाइपल को बुली करने की कोशिश करे। यहाँ पे जैसे वो एंसेस्टर उन्हें देखता है तो वो समझ जाता है कि जो स्पिरिट नर्चर जेड है उसका यूज शी हाओ ने कर लिया है। अब यहाँ पे ये जो एंसेस्टर था ये कुछ बोल पाता कि उससे पहले ही यहाँ पे ग्रैंड एल्डर उसकी तरफ अपना एक अटैक कर देते हैं जो कि उसके फोरहेड को भेदता हुआ उसे उसका ठिकाने लगा देता है। अब यहाँ पे ये नजारा देखकर बाकी के जो एल्डर्स थे वो यहाँ से भागने को देखते हैं, लेकिन जैसे ही वो एस्केप करने वाले थे तभी यहाँ पे ग्रैंड एल्डर कहते हैं कि आखिर तुम लोग को इतनी जल्दी भी क्या है, यहाँ पर अगर आए हो तो थोड़ा मजा तुम भी चखो। ये कहते साथ ही जैसे ही वो अपनी मुट्ठी को टाइट करता है यहाँ का स्पेस इमीडिएटली फ्रीज हो जाता है। ये लोग टेलीपोर्ट नहीं कर पाते, ना ही यहाँ से हिल पाते हैं और अगले ही पल वो हल्के से प्रेशर से ही इनके कपड़े भी डिस्ट्रॉय कर देता है, जिससे इनके चेहरे उन्हें दिख जाते हैं और वो कहने लगते हैं कि अच्छा तो ये 3 फैमिलीज भी आज मेरे डिसाइपल को यहाँ बुली करने आई थी। हाँ सच में मैं तुमसे काफी ज्यादा डिसअपॉइंटेड हूँ। अब ये सुनकर उन तीनों की जान हलक में आ जाती है। वो कहने लगते हैं कि सीनियर प्लीज हमारा यकीन कीजिए, हम यहाँ पे हुआंग को कोई भी हार्म पहुँचाने के इरादे से नहीं आए थे। हेवन एंड अर्थ भी इस बात की गवाही दे सकता है, हम तो बस यहाँ पे। लेकिन हम देखते हैं कि इससे पहले कि अपनी बात खत्म कर पाते ग्रैंड एल्डर कहते हैं कि आज यहाँ पर जो कुछ भी हुआ मैं इसे ऐसे ट्रीट करूंगा जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं था। ये कहते साथ ही वो तेज हवा अपने मुंह के अंदर भरते हैं और फिर 3 ब्लड सर्जिंग नीडल्स को इनकी तरफ थ्रो करते हैं जो कि इनकी बॉडी को सेकंड्स में डिस्ट्रॉय कर देता है। यार क्या स्वैग है इनका, मतलब शी हाओ तो शी हाओ उसका मास्टर भी देखो कितना कमाल का है। यहाँ पे हम अगले ही पल बहुत बड़ा एक्सप्लोजन होते हुए देखते हैं और ऐसा लगता है कि जैसे ये जो 3 एल्डर्स थे ये लोग नथिंगनेस में बदल जाते हैं और फिर अगले ही पल शी हाओ ग्रैंड एल्डर को आके ग्रीट करता है और ग्रैंड एल्डर एक इशारे के साथ ही उसके साथ जैसे ही कदम से कदम मिलाते हैं ये लोग बहुत दूर तक आगे चले जाते हैं। ऐसे ही करते करते ये लोग काफी दूर तक ट्रैवल करते हैं और ट्रैवल करते करते फाइनली ये लोग 4 कदमों में वांग क्लैन का जो केव मेंशन है वहाँ पे पहुंच जाते हैं, जहाँ का नजारा देखने में बहुत कमाल का था। आसपास बहुत से ड्रैगन्स उड़ रहे थे और एनिमेशन की मैं क्या ही बात करूँ। अब यहाँ पे ग्रैंड एल्डर कहने लगते हैं कि वैंग फैमिली बहुत हद तक बढ़ चुकी है, वक्त आ गया है कि इनकी अकल को जरा ना ठिकाने लगाया जाए। ये कहते साथ ही जैसे ही वो अपने वर्ड्स को चारों डायरेक्शन में स्प्रेड करते हैं, जैसे यहाँ का जो प्रोटेक्टिव बैरियर इनके वर्ड से टकराता है तो यहाँ पर हर एक चीज कोलैप्स करना शुरू कर देती है। जो ड्रैगन्स फ्लाई कर रहे थे वो जमीन पे जा गिरते हैं और यहाँ जो लोग थे जो वैंग फैमिली के सोल्जर्स थे ये भी अब यहाँ पे बुरी तरीके से इंजर्ड हो जाते हैं कि तभी हम यहाँ पर एक बहुत बड़े से बीस्ट को देखते हैं जो कि दौड़ता हुआ आकर सीधा ट्रांसफर रे के पास आके जंप करता है और तेज दहाड़ मारता है और इसके हाथ में इसकी एक स्टिक भी थी। इसी के साथ वो यहाँ पर गुस्से के साथ तिलमिलाते हुए कहता है कि आखिर वो कौन है जिसकी इतनी हिम्मत कि वो हमारे वैंग फैमिली में बिना इजाजत की घुसपैठ करने की कोशिश करे। क्या तुम्हें मरने की इतनी जल्दी इच्छा हो रही है? कि तभी यहाँ पे ग्रैंड एल्डर उससे प्यार से कहता है कि बेटा जरा रास्ता देना। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि इस एप की सटक जाती है, वो यहाँ पे अपनी बॉडी को रिवील करता है और बहुत बड़ा बन जाता है और कहता है कि क्या तुम्हें नहीं पता कि वैंग फैमिली के आसपास का जो 3000 किलोमीटर का दायरा है वहाँ पर से तुम्हें चल के आना पड़ता है। यहाँ पे ग्रैंड एल्डर को फिर गुस्सा आता है, वो यहाँ पर एक सिंगल अटैक से ही इसके परखच्चे उड़ा देता है और लिटरली इसकी बॉडी नथिंगनेस में बदल जाती है। ये देख कर तो एंड किंग को बिल्कुल टॉप लेवल वाली सेटिस्फेक्शन मिलती है क्योंकि उसे ऐसा ही बंदा चाहिए था कि बस काम तमाम करती। शी हाओ जैसा किताबी कीड़ा उसे पसंद नहीं। वो यहाँ पर काफी ज्यादा एक्साइटेड हो कि
ग्रैंड एल्डर के एक्शंस को देखे जा रहा था और ग्रैंड एल्डर वो तो हर कदम के साथ साथ यहाँ पे बिल्कुल स्लॉटर किए जा रहे थे। जितने ड्रैगन्स उनका रास्ता रोकने के लिए आते हैं वो यहाँ पे सभी को नथिंगनेस में बदलता हुआ आगे बढ़ा चला जाता है। तभी यहाँ पर एक हाफ सेंट भी आता है जो कि अपनी बहुत ही भारी आवाज के साथ सभी से कहने लगता है कि आखिर वो कौन है जो कि हमारी परमिशन के बगैर इस फॉर्मेशन के अंदर एंटर हुआ। 3 सांसों का टाइम है तुम्हारे अंदर, चुपचाप नाक रगड़ के माफी मांगो और यहाँ खुद को सरेंडर कर दो, नहीं तो मैं फिर तुम्हारा वो हाल करूंगा कि याद करने लायक तुम बचोगे नहीं। यहाँ पे ग्रैंड एल्डर कहने लगते हैं कि आखिर कब से ये जो 10,000 किलोमीटर के जो माउंटेन्स है ये वैंग फैमिली का प्राइवेट एरिया बन चुका है। हाँ, यहाँ पे ये जो गोल्डन बर्ड था ये चिल्लाते हुए कहता है कि ठीक है 3 ब्रीड्स का टाइम पूरा हुआ और अब वो अपने पंजे सीधा ग्रैंड एल्डर की तरफ बढ़ाता है, लेकिन ग्रैंड एल्डर अपना हाथ ऊपर कहते हैं और लिटरली इस विशाल काय से बर्ड को वो श्रिंक करना शुरू कर देते हैं और जैसे ही वो उसके करीब आता है तो आते आते वो एक छोटू सा बर्ड बन चुका था। ग्रैंड एल्डर कहने लगते हैं कि एक वक्त था कि जब कुनफेंग के जो बीस्ट हुआ करते थे वो पूरे यूनिवर्स में राज किया करते थे, लेकिन आज तो ये बस छोटे मोटे क्लैन के गार्ड डॉग्स बन के रह गए हैं। कितनी शर्मनाक बात है। यहाँ पे हम देखते हैं कि वो सेकंड्स में उस बर्ड को डिस्ट्रॉय करके रख देते हैं कि तभी यहाँ पे जो वैंग फैमिली का जो मेंशन था उसका जो एंट्रेंस था यहाँ पर मौजूद जो गार्ड्स है वो चिल्लाते हुए सभी को कहते हैं कि यहाँ पर दुश्मन का अटैक हुआ है कि तभी जो डिफेंसिव सोल्जर्स होते हैं वो आते साथ ही यहाँ पे स्पेशल अटैक का यूज करते हैं जिसके जरिए से स्पेस में क्रैक बनता है और उसके अंदर से मल्टीपल अटैक्स सीधा ग्रैंड एल्डर की तरफ हो जाते हैं। लेकिन ग्रैंड एल्डर वो तो यहाँ छोटे से एनर्जी बॉल को बस इनकी तरफ थ्रो करता है जो कि बढ़ते बढ़ते इतना बड़ा हो जाता है कि सारे अटैक्स को वो टैकल करते हुए सीधा उस एंट्रेंस से जा लगता है कि तभी यहाँ पर एक पर्पल रोशनी निकलती है जिसके चलते यहाँ पर जो वैंग फैमिली का 9th एंसेस्टर है वो आ जाता है और वो आते साथ ही कहता है कि आखिर किसकी इतनी हिम्मत है जो उसने वैंग फैमिली के लोगों पे हमला किया कि तभी एक सोल्जर्स लड़खड़ाती हुई आवाज में बताता है कि 9th एंसेस्टर ये काम उसी यंग लड़के हुआंग का है और वो यहाँ पर किसी को अपने साथ भी लाया है ताकि वो बदला ले सके। अब यहाँ पर ये जो 9th एंसेस्टर था वो कहने लगता है कि अच्छा तो वो तुम हो, इतने कम उम्र में तुम इतनी तबाही मचा सकते हो। हाँ, अब शीहा उससे कहता है कि अगर ऐसी बात है तो तुम मुझसे पूछते क्यों नहीं कि आखिर मैंने तुम्हारे वैंग फैमिली को बंदे को क्यों मारा। जिस पे वो एंसेस्टर कहता है कि इससे फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारा रीजन कितना भी वैलिड क्यों ना हो, आखिर तुमने हिम्मत कैसे की मेरे वैंग फैमिली के एक बंदे को खरोच तक पहुंचाने की। ये कहते साथ ही वो शीहाओ की तरफ एक बहुत बड़े जायंट स्वॉर्ड से अटैक को जाता है, लेकिन तभी ग्रैंड एल्डर बीच में आकर सबसे पहले अपना एक अटैक प्रिपेयर करते हैं और कहने लगते हैं कि अगर तुम एक सुप्रीम लीडर बन भी जाते ना तो भी तुम्हारी इतनी औकात नहीं होती कि तुम मेरे सामने ऐसे भौंकते। इसी के साथ उनके फिंगर से एक तेज रोशनी निकलती है जो कि सीधा आसमानों से जा टकराती है और तभी वहाँ पर एक पोर्टल बनता है जिससे एक बहुत बड़ा सा फिंगर बाहर आता है जो कि सबसे पहले उसके उस बड़े से स्वॉर्ड को डिस्ट्रॉय कर देती है और उसका स्वॉर्ड ना ग्रैंड एल्डर के इस फिंगर अटैक के सामने कुछ भी नहीं था। यहाँ पे ये जो 9th एंसेस्टर था उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है और अगले ही पल यहाँ पे एक बहुत बड़ा एक्सप्लोजन होता है और वो फिंगर सीधा उस ट्रांसफर एरिया के पास जाके लैंड होता है और अगले ही पल यहाँ पे हम देखते हैं कि वो जो 9th एंसेस्टर था ये बुरी तरीके से खून से लथपथा, उसका फोरहेड ग्लो कर रहा था और वो कहने लगता है कि आखिर तुम कौन हो, क्या तुम्हें डर नहीं लगता कि वैंग फैमिली इसके बाद तुम्हारा क्या करेगी, क्या तुम्हें वैंग फैमिली के रिटेलिएशन से डर नहीं लगता। एल्डर हंसते और कहने लगते हैं कि उस वैंग फैमिली का मेरे सामने तो नाम ही मत लो, हेवन एंड अर्थ तक को इन लोगों ने बहुत ज्यादा गुस्सा दिलाया है, इनकी करतूतों का अगर मैं बखान करने बैठ जाऊँ ना तो पूरा दिन निकल जाएगा लेकिन बातें खत्म नहीं होनी, इसी वजह से आज मैं यहाँ पर इन्हें पनिश करने के लिए आया हूँ। ये कहते साथ ही वो उसे उठा के दूर पटक देता है और फिर अपनी आवाज चारों तरफ स्प्रेड करते हुए कहता है कि वांग चैंगशेंग से बोल दो कि आकर मुझसे मिले। यहाँ पर एक हम जायंट से ड्रैगन को देखते हैं जो कि तेज दहाड़ के साथ यहाँ पे अपीयर होता है और इसके यहाँ पर एक बंदा सवार था जिसका नाम था वांगदा और तभी यहाँ पे दूसरा बंदा अपीयर होता है जिसका नाम था वांगेर और जो तीसरा बंदा था उसका नाम था वांगसान और ये तीनों ही फर्स्ट, सेकंड और थर्ड मेंबर है इस वैंग फैमिली के। तभी यहाँ पर इनका जो चौथा फैमिली मेंबर यानी कि वांग सी भी आ जाता है। अब यहाँ पे इन सभी को देखते साथ एक बंदा कहने लगता है कि हमारे वैंग फैमिली के ऑलमोस्ट सारे एंसेस्टर आ चुके हैं, अब तो इन्हें कोई भी नहीं रोक सकता क्योंकि 9 हेवन एंड 10 अर्थ में भी कोई ऐसा बंदा नहीं जो कि इनके सामने टिक पाए। न जाने वो कौन सा बदनसीब इंसान होगा जो कि यहाँ पे मुंह उठा के आ गया है। कि तभी दूसरा बंदा कहता है कि ये और कोई नहीं बल्कि हुआंग है और उसे इस वक्त कोई ओल्ड मैन सपोर्ट कर रहा है, लेकिन उसे क्या पता कि आज हुआंग के साथ साथ वो ओल्ड मैन भी इसके साथ ही मारा जाएगा। अब यहाँ पे इन सारे एंसेस्टर को देखते साथ ही जो ग्रैंड एल्डर है उन्हें इतना गुस्सा आता है कि वो धीमी आवाज में कहते हैं कि कितने अफसोस की बात है कि ये सब के सब मरने के लिए आए हैं। खैर अगर ये मर नहीं चाहते तो मैं क्या कर सकता हूँ। ये कहते साथ ही वो इन सभी की तरफ एक बार अपनी नजरें दौड़ाते हैं, लेकिन इतना सब देखने के बावजूद भी किसी के मन में एक पल के लिए भी ख्याल नहीं आया कि शायद उन्हें यहाँ से लौट जाना चाहिए। सो होमीज, परफेक्ट वर्ल्ड का आज का ये धमाकेदार
धमाकेदार एपिसोड यहीं पे एंड हुआ। और वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस। आई होप कि तुम सबको आज की ये वीडियो काफी ज्यादा पसंद आई होगी। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।